दोस्तों, मैं ज़ाकिर हुसैन अपने चैनल में आपका इस्तकबाल करता हूं। आज मैं आपके सामने पेश करूंगा नीट 2024 का जो प्रश्न पत्र था उसका सॉल्यूशन। परीक्षा पुस्तिका संकेत S6 है। महत्वपूर्ण निर्देशों को देखें तो फिर इसमें क्या है कि परीक्षा पुस्तिका के अंदर रखा है उत्तर पत्रक। इसमें आपको 4 ऑप्शन दिए जा रहे हैं, उसमें 4 गोले होंगे ABCD के। इसमें जो सही ऑप्शन हो उसको उसी गोले को काला या नीले पेन से भरना है। इसमें टाइम 3 घंटा 20 मिनट है। प्रश्न होंगे भौतिकी, रसायन शास्त्र और जीव विज्ञान के, और जीव विज्ञान में भी वनस्पति विज्ञान और प्राणी विज्ञान। पेपर में फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी में जूलॉजी, बॉटनी के 2024 में और इससे 2-3 साल तक 200 प्रश्न आते रहे हैं। 50 प्रश्न, उनमें से 45 करने थे। अब हमारे इसमें जो 2025 में पेपर होने वाला है उसमें 45 प्रश्न आएंगे। 180 प्रश्न होंगे और हर प्रश्न 4 अंक का होगा। सही उत्तर होने पर 4 अंक मिलेंगे और गलत उत्तर होने पर 1 अंक काट लिया जाएगा। इस वीडियो में हम आपके सामने लेकर हाजिर हैं फिजिक्स का पोर्शन। पेपर 13 भाषाओं में होता है। हम इस वीडियो में लेकर हाजिर हैं हिंदी भाषा का। तो फिजिक्स पोर्शन का पहला प्रश्न और इस प्रश्न पत्र का भी पहला ही प्रश्न है। सूची फर्स्ट का सूची सेकंड से मिलान कीजिए। सूची फर्स्ट में निम्नलिखित उत्तरों के संक्रमणों के लिए हाइड्रोजन की स्पेक्ट्रमी रेखाएं, हाइड्रोजन की स्पेक्ट्रमी रेखा हम दी गई है सूची फर्स्ट में, और सूची सेकंड में उनकी तरंग दैर्ध्य दी गई है। उसका हमें मिलान करना है। तो ये 4 हैं, चारों अलग अलग हैं। चारों को अगर हम सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, बहुत हमें समय लगेगा, हमारा टाइम ज़्यादा वेस्ट होगा। इसलिए हम देख रहे हैं कि कोई रिपीट नहीं हो रहा है कोई भी ऑप्शन, इसलिए किसी एक स्पेक्ट्रमी रेखाओं की तरंग दैर्ध्य निकाल लेते हैं। ये होगी 1/λ। ये हमारा फॉर्मूला है R × 1/n1² - 1/n2²। यहाँ पर n1 पहले विकल्प में n1 2 है और n2 3 है। तो ये आ जाएगा 1/λ = R 1/n12 - 1/3। ये इसका उसकार हो जाएगा। इसको हल कर लेते हैं। 1/λ = R 2 का वर्ग 4 और 3 का वर्ग 9। इसमें हम एलसीएम ले रहे हैं। 9 × 1 = 9, 4 × 1 = 4 और 9 × 4 = 36। तो ये आ जाएगा 1/λ = R 9 में 4 गए 5/36। इसको उल्टा कर देंगे तो लैम्डा बराबर आ जाएगा 36/5R। अब R की वैल्यू लगा दें यहाँ तो लैम्डा की मान आ जाएगा 36/5। R की वैल्यू 1.09737 × 10⁻7। अब इसको हल करने के लिए 5 से कट जाएगा, 5 × 7 = 35, एक बचेगा 5 × 2 = 10। ये बचा हमारा 7.2/1.0973। 10 की घात को ऊपर ले जाएं तो ये प्लस की घात है, माइनस की घातें हो जाएंगी। अब हम भाग देते हैं, तो इसमें भाग देंगे हम 109,737। 1 2 3 4 5 अंक इसमें हटा दिया। एक ये आ गया, 2 3 4 5, ये 5 अंक हट गए और ये 5 अंक यहाँ से हट गया। अब इसका हम भाग दें तो कितनी बार जाएगा, 6 बार चला जाएगा। इसमें 6 × 7 = 42, 6 × 3 = 18, 4 = 22, 6 × 7 = 42, 2 = 44, 6 × 9 = 54, 4 = 58, 6 कम 6 इसको घटा देंगे, 8 7 5 1 और ये बचेगा हमारा 6। इसके बाद दशमलव लगा लेते हैं, 0 बढ़ा लेते हैं। तो इसी तरीके से हमारा 6 बार, ये 1 61 है, ये 65 है, तो 6 बार नहीं जाएगा, 5 बार भाग चला जाएगा।
5 का भाग दिया हमने, 5 का इसमें गुणा कर दें, 5 सत्ते 35, 5 दिए 15, 3 18, 5 सत्ते 35 और 1 36, 5 9 45 और 3 48, 5 एकम 5। इसे घटा देंगे, 5 बचे, यहाँ से 9 और यहाँ से 0 और यहाँ से 15 में से 8 के 7 बचे और ये 6 बच गए। इसी तरीके से 0 बढ़ा लें तो ये 67 है और ये 65 है, तो 6 बार इसमें जा सकता है, तो ये आ जाएगा 65 84 22। इसे घटा दें, 8 बचेगा, यहाँ से 2, यहाँ से 5, यहाँ से 2 और यहाँ से 1। इसी तरीके से और भी हम आगे बढ़ाते चले जाएं, 0 बढ़ाते चले जाएंगे और भाग हमारा आता चला जाएगा। तो ये अब कितनी बार जाएगा, ये 10 है और ये 12 है, अब इसमें 1 बार जाएगा, तो 1 बार इसमें भाग दे लिया है, तो ये आ जाएगा 10 9 7 3 7। तो इसको अगर हम देखें तो लैम्डा की वैल्यू हमारी आ रही है 6.561 और भी आ सकती है आगे। अब इसमें अगर हम और इसमें 10 पे घात -7, ये हमारी लैम्डा की वैल्यू आ गई है पहले ऑप्शन में। इसमें देख रहे हैं कि ये नैनोमीटर में है, 10 पे घात इसमें कहीं पर दी नहीं है। नैनोमीटर में बदलने के लिए क्या करेंगे, 2 अंक इधर हटाएं, नैनोमीटर होता है 10 पे घात -9, ये हट जाता है तो ये नैनोमीटर हो जाता है। तो ये आ जाएगा 2, ये माइनस के साथ है, इसको दशमलव को अगर हम दाईं तरफ हटाते हैं तो ये आ जाएगा 656.1 और ये आ जाएगी 10 पे घात 9। तो ये हटा दें तो ये आ जाएगा हमारा नैनोमीटर। तो ए का जो विकल्प है, ए में जो हमारी तरंगदैर्ध्य आई है वो 656.1 आई है, तो ये 3 के नज़दीक है और इसमें 656 और कोई है नहीं, तो ए के सामने हमारा आएगा तीसरा। इसी तरीके से अगर हम सबको निकालते हैं तो इतना ही टाइम लगेगा। अब हम देखते हैं ए के सामने 3 किस विकल्प में दिया गया है। ए के सामने 3 सिर्फ और सिर्फ तीसरे विकल्प में दिया गया है, इसका कोई और विकल्प इसमें दिया नहीं, इसलिए हम जल्दी से इसको टिक लगा देंगे, तीसरा विकल्प इसका सही है। दूसरे प्रश्न में भी सूची फर्स्ट का सूची सेकंड से मिलान करना है। सूची फर्स्ट में पदार्थ दिए गए हैं और सूची सेकंड में चुंबकीय प्रवृत्ति दी गई है। प्रतिचुंबकीय पदार्थ के लिए चुंबकीय प्रवृत्ति, ये हमारा प्रतिचुंबकीय पदार्थ है, इसके लिए चुंबकीय प्रवृत्ति का मान जो है अल्प यानी बहुत छोटा होता है, 0 से बहुत कम और माइनस होता है, ऋणात्मक होता है। तो ये ए का जो मिलान है वो दूसरे से हो जाएगा। लौह चुंबकीय पदार्थ के लिए 1 से बहुत ज़्यादा बड़ा होता है और अनुचुंबकीय पदार्थ के लिए 0 से बड़ा और ऋणात्मक होता है। और अब बच्चा हमारा अनुचुंबकीय पदार्थ के लिए क्या होता है, 0 के बराबर होता है। ऑप्शन में देखें, ए के सामने सेकंड, बी के सामने थर्ड और सी के सामने फोर्थ और डी फर्स्ट, तो दूसरा विकल्प इसका सही है। तीसरा प्रश्न है, 0.049 टेस्ला के एक समान चुंबकीय क्षेत्र में एक चुंबकीय सुई 5 सेकंड में 20 दौड़ पूर्ण करती है। चुंबकीय क्षेत्र बी का मान दिया है 0.049 टेस्ला। 5 सेकंड में 20 दौड़ करती है, तो आवर्तकाल कितना है? आवर्तकाल यानी एक दौड़ में लगा समय 5 सेकंड टोटल समय है, 20 दौड़ करती है तो बटे में 20 ले लेंगे, तो एक दौड़ में लगा समय आ जाएगा। तो ये होगा हमारा 1/4 सेकंड, 4 5 5 36। सुई का जड़ता गुण 9.8 × 10⁻⁻6 किलोमीटर² है। यदि सुई का चुंबकीय आघूर्ण का परिमाण x × 10⁵ एम्पीयर मीटर हो तो x का मान क्या होगा? जड़ता गुण भी दिया गया है, आई हमारा 9.8 × 10⁻⁻6 किलोग्राम/मीटर²। हमें निकालना चुंबकीय आघूर्ण। चुंबकीय आघूर्ण बराबर जो हो जाएगा m बराबर πr² I/t²v। m की वैल्यू इतनी कैसे आई है? तो हम जानते हैं आवर्तकाल t बराबर होता है 2 पाई रूट के अंदर
I/m/b। जड़ता गुण I दिया है, चुंबकीय क्षेत्र B दिया है और T दिया है, हमें निकालना है m। दोनों तरफ वर्ग कर देंगे, T स्क्वायर 4 का वर्ग 2 का वर्ग 4 हो जाएगा, पाई स्क्वायर और यहाँ से वर्गमूल हट जाएगा I/m/b। तो m को हम इधर ले लेंगे और T को इधर ले लेंगे, तो m बराबर आ जाएगा 4 पाई स्क्वायर I/T स्क्वायर b। ये हमारा m आ गया है। 4 यहाँ पर और होंगे। अब यहाँ वैल्यू लगा देते हैं। 4 पाई स्क्वायर I की वैल्यू है 9.8 इंटू 10⁻⁻6 अपॉन T की वैल्यू है 1/4 इसका स्क्वायर और B हमारा है 0.049। अब यहाँ से हम सॉल्यूशन निकालते हैं। ये 4 का वर्ग ऊपर आ जाएगा क्योंकि ये बटे में है, तो 4 गुणा 4 चौक 16 हो जाएगा। ये पाई स्क्वायर, ये 1 2 3 अंक के बाद दशमलव है और इसका हटा दें दशमलव, तो ये हो जाएगा 9.800। दशमलव हट गया है तो 9800 हो गया, यानी 9800। 10⁻⁻6 बटे, ये तो हमारा 4 ऊपर पहुंच गया और स्क्वायर करके 16 हो गया। यहाँ दशमलव हट गया, ये हो गया 49। 49 दूनी 98 होते हैं। 16 चौक 64 और 64 दूनी 128 और ये 2 0। 10⁻⁻6 पाई स्क्वायर। ये 10 में इसमें से ऐसा कुछ नहीं आ रहा है। यहाँ x का मान निकालना है, तो ये 10⁵ इसमें दी गई, तो x का मान कितना होगा। तो 10⁵ करने के लिए इसको हम 1 दशमलव इसमें हटा दें 0, तो ये 1 घात घट जाएगी, तो ये हो जाएगा 1280 10⁻⁻6। ये 5 रह जाएंगे। पाई स्क्वायर हमें तुलना करना है x गुणा 10⁻⁻5 की, तो x की वैल्यू कितनी आ गई ये निकालना है। x की वैल्यू आ जाएगी 1280 पाई स्क्वायर। तो ये x का मान हमें ही निकालना था। तो 1280 पाई स्क्वायर पहले विकल्प में है, तो पहला विकल्प ही इसका सही है। अगले प्रश्न में दिया गया है, एक अध्रुवित प्रकाशपुंज किसी कांच की सतह पर ब्रूस्टर कोण पर टकराता है। ये जो अध्रुवित प्रकाशपुंज है ये ब्रूस्टर कोण पर टकराता है। ब्रूस्टर कोण पर जो टकराएगा इसका मतलब ये है कि अपवर्तित तथा प्रवर्तित किरण के मध्य 90 डिग्री होगा। जो कोण है वो 90 डिग्री है। तो इस सूरत में क्या होता है कि परावर्तित किरण पूर्णतः ध्रुवित हो जाती है, लेकिन अपवर्तित प्रकाश आंशिक ध्रुवित होगा। तो इसका जो आंसर है वो पहले विकल्प में दिया गया है। पहला विकल्प भी इसका सही है। निम्नलिखित कथनों ए और बी को लेकर सही उत्तर चुनिए। ये हमारा ग्राफ दिया गया है, इसमें आई और वी के बीच में जो ग्राफ है वो देखें। जो ए कथन है उसमें दिया गया है, सोलर सेल के लिए आई और बी अभिलाक्षणिक दिए गए ग्राफ के चौथे चतुर्थांश में होंगे। तो ये बिल्कुल सही है। पहला जो हमारा कथन है वो सही है। दूसरा देखते हैं कथन, उत्क्रम विनव पीएन जंक्शन डायोड में धारा बहुसंख्यक आवेश भाव के कारण माइक्रो एम्पीयर में मापी जाती है। ये कथन जो है वो गलत है। अब विकल्प हम देखते हैं कि ए सही है और बी गलत है, इसलिए दूसरा विकल्प सही है। छठा प्रश्न है, एक प्रकाशकण समकोणीय प्रिज्म के बिंदु P पर 30 डिग्री के आपतन कोण से प्रवेश करती है, जैसा कि चित्र में दर्शाया गया है। चित्र दिख रहा है हमें। यह प्रिज्म के आधार BC के समांतर चलकर AC के सतह के अनुदिश पारगमित होती है। प्रिज्म का अपवर्तनांक है। तो ये हमारा चित्र है। ये समकोणीय प्रिज्म है। यहाँ पर ये कोण है 90 डिग्री का। ये 30 डिग्री कोण पर ये टकराती है AB सतह से। तो हम ये देख रहे हैं कि ये किरण है हमारी अंदर को प्रवेश कर रही है, तो ये BC के समांतर है। तो अगर इसको R1 और इसको R2 मान लें, तो फिर A बराबर हमारा R1 प्लस R2 के आधार पर ये 90 हो जाएगा। R1 प्लस R2 यानी ये दोनों का कोण कितना होगा, 90 डिग्री होगा।
यहाँ से R2 बराबर आ जाएगा 90 माइनस R1। ये हमारा पहला समीकरण, इसको मान लेते हैं। अब ए बी पृष्ठ के लिए देखें तो यहाँ से अगर देखें तो म्यू बराबर होता है साइन आई अपॉन साइन आर। साइन आई हमारा क्या है 30 डिग्री, आई है 30, तो साइन हो गया 30, और ये जो हमारा R1 है साइन आर है वो साइन R1 हो जाएगा। ये हो जाएगा म्यू साइन R1। साइन 30 की वैल्यू में याद रखना ये 1/2 होती है, तो साइन R1 बराबर हो जाएगा 1/म्यू, इधर ले लें तो 2 म्यू हो जाएगा। ये दूसरा समीकरण हमारा बन गया है। अब AC पृष्ठ के लिए देखें तो ये I हो जाएगा और ये R2 हमारा दिया गया है, तो ये आ जाएगा हमारे पास म्यू बराबर साइन 90, ये जो हमारा I है वो 90 डिग्री है, अपॉन साइन R2। तो साइन 90 का मान 1 होता है, 1 साइन R2। R2 साइन R2 बराबर 1/म्यू हो जाएगा। अब R2 की वैल्यू हम निकाल चुके हैं। R2 बराबर अगर हम लें यहाँ से तो ये हो जाएगा 90 माइनस R1, तो ये है साइन 90 माइनस R1 बराबर 1/म्यू। साइन 90 माइनस थीटा होता है कॉस थीटा, तो कॉस R1 बराबर 1/म्यू। त्रिकोणमिति के जो सूत्र हैं उनके अनुसार ये होगा हमारा साइन स्क्वायर R1 प्लस कॉस स्क्वायर R1, ये हमारा क्या हो जाएगा 1 हो जाता है। साइन R की वैल्यू है 1/2 म्यू, इसका स्क्वायर हो गया, प्लस कॉस R1 की वैल्यू है 1/म्यू, इसका स्क्वायर हो गया बराबर 1। यहाँ से निकालना है 1/4 म्यू स्क्वायर, और ये हो जाएगा 1/म्यू स्क्वायर बराबर 1। यहाँ से हर बराबर कर लें तो 4 का गुणा नीचे और ऊपर कर दें तो ये जाएगा 4 एकम 4, 4 और 1 5 हो जाएगा, 5/4 म्यू स्क्वायर बराबर 1। म्यू को इस तरह ले लें तो म्यू स्क्वायर बराबर आ जाएगा 5/4, इसका हटा दे तो √5/2, √5 हो गया, और ये 2, 4 का वर्गमूल 2 हो गया, तो म्यू की वैल्यू कितना है √5/2। प्रिज्म का अपवर्तनांक म्यू बराबर √5/2, ये है तीसरे विकल्प में, तो तीसरा विकल्प भी इसका सही है। एक वृत्ताकार पथ पर एक समान चाल से गतिमान एक कण जारी रखता है। ये वृत्ताकार गति हो रही है, एक कण से वृत्ताकार गति कर रहा है, तो इसमें प्रत्येक क्षण क्या होता है वेग जो है परिवर्तित होता रहता है, और वेग के साथ त्वरण का संबंध है, त्वरण बराबर वेग अपॉन टी। जब वेग परिवर्तित होता है तो फिर त्वरण भी परिवर्तित होता रहेगा। यहाँ से देख रहे हैं परिवर्तित वेग एवं परिवर्तित त्वरण, यानी गतिमान चाल वृत्ताकार पथ पर, एक वृत्ताकार पथ पर अगर कोई कण गति कर रहा है, चाल उसकी चल रहा है, तो फिर वो वेग परिवर्तन होता रहेगा और त्वरण भी परिवर्तन होता रहेगा, तो ये पहला विकल्प इसका सही है। इस प्रश्न में निम्नलिखित में कौन सा ग्राफ 1/λ² तथा इसकी गति ऊर्जा E के परिवर्तन को दर्शाता है, जहां E जो है एक मुक्त कण की डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य है। तो हम जानते हैं कि लैम्डा बराबर होता है H/P, H हमारा नियतांक है और P जो है पोटेंशियल एनर्जी है। लैम्डा बराबर P जो है वो मान हमारा होता है 2me, यहाँ हमारी E जो है वो गतिज ऊर्जा है। इसको स्क्वायर कर लें तो ये स्क्वायर आ जाएगा, ये स्क्वायर हो जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा लैम्डा स्क्वायर बराबर H²/2me। तो यहाँ से अगर हम देखें तो E बराबर आ जाएगा H/2m लैम्डा स्क्वायर। ये नियतांक है, ये भी नियतांक है, ये भी नियतांक है, तो इससे देखें तो E जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है 1/λ²। तो E 1/λ की सीधे सीधे प्रोपोर्शनल है, तो इसमें जो ग्राफ बनेगा दोनों के बीच में एक सीधी रेखा होगी जो 45 डिग्री का कोण बनाएगी। तो ये पहले विकल्प में दिया गया है, तो पहला विकल्प भी इसका सही है। 9वें प्रश्न में दिया गया है कि L लंबाई तथा
100 ओम प्रतिरोध के एक तार को 10 बराबर भागों में विभाजित किया गया है। प्रथम 5 भागों को श्रेणी क्रम में तथा बाकी 5 भागों को समांतर क्रम में जोड़ा गया है। दोनों संयोगों को पुनः श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। इस अंतिम संयोजन का प्रतिरोध कितना होगा? तो इसको 5 भाग जो हैं वो श्रेणी क्रम में है, 1 2 3 4 और ये 5, और इसके जो 5 भाग बचे वो हैं समांतर क्रम में। इस तरीके से ये 5 भाग समांतर क्रम में और ये 5 भाग हैं जो श्रेणी क्रम में, और फिर ये इनको भी फिर श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। तो इनका अब इस संयोजन का प्रतिरोध कितना होगा ये हमें निकालना है। तो ये L लंबाई का पूरा तार था, तो ये आधा रह गया, L/2 मान लेते, ये आधा रह गया है। 100 ओम इसका पूरे तार का प्रतिरोध था, तो ये 50 ओम तो इस भाग का हो गया। ये जो भाग था इसका 50 ओम प्रतिरोध हो गया। अब ये 10 भागों में बांटा गया था और 100 टोटल था, तो 10 ये 10 ये 10 ये 10 10 हो गया सबका ही। तो इसमें इसका हम प्रतिरोध निकाल लें, तुल्य प्रतिरोध 1/R, 1/R1, 1/R2, 1/R3, 1/R4 और ये 1/R5, यानी 5 टुकड़े हैं ये। तो ये हमारा R तुल्य प्रतिरोध है। 1/10, 1/10, 10 हो गया सबका, क्योंकि बराबर लंबाई के हैं, हर बराबर है तो ये 10 रहेगा। 1 2 3 4 5, 5/10, ये 1/R, 5 को 5 5 2 10, कैसे गुणा कर लें, R बराबर 2। तो ये जो संयोजन था इसका आ गया हमारा 2। श्रेणी क्रम में क्या होता है, हमारे जो प्रतिरोध हैं उनको सीधे सीधे जोड़ देते हैं, तो ये तुल्य प्रतिरोध आ जाता है। तो पहला से संयोजन है श्रेणी क्रम का 5 प्रतिरोध होगा, तो ये 50 हो गया। और जो समांतर क्रम में जो संयोजन है इन 5 भागों का, उसका तुल्य प्रतिरोध 2 ओम आ गया है। अब इन दोनों को जोड़ देंगे तो इन सबका प्रतिरोध आ जाएगा 50 × 2 52 ओम। तो लास्ट संयोजन है जो हमें पूछा गया, अंतिम संयोजन का जो प्रतिरोध है वो 52 ओम आ जाए है, 52 ओम तीसरे विकल्प में है, तीसरा विकल्प इसका सही है। 10वां प्रश्न है, एक पतली छड़ का इसके मध्य बिंदु से गुजरने वाली छड़ के लंबवत अक्ष के प्रति जड़ता गुण 2400 ग्राम सेमी स्क्वायर है। 400 ग्राम की छड़ की लंबाई लगभग है। पतली छड़ का मध्य बिंदु से गुजरने वाली छड़ लंबवत अक्ष के प्रति जड़ता गुण हमारा I जो है वो दिया गया है 2400 ग्राम सेमी स्क्वायर। छड़ का द्रव्यमान भी दिया गया है, वो है 400 ग्राम, यानी जो जड़ता गुण है वो भी ग्राम में दिया है, सेमी में दिया है, और जो द्रव्यमान है वो भी ग्राम में दिया है। तो हमारा इसको अगर हम इसी तरीके से लगा दें राशियों के मान, तो फिर लंबाई जो हमारी आ जाएगी सेंटीमीटर में आ जाएगी, सेमी में ही इसमें पूछा गया है। तो अब हम इसमें सूत्र लगाते हैं। जड़ता गुण I बराबर होता है ml²/12। अब हमें L की वैल्यू निकालनी है, तो L बराबर आ जाएगी 12I/m। 12I कितना है 2400 और m कितना है 400। 0 से 0 दोनों कैंसिल हो गए, 4 से ये कट जाएगा, 4 से 24। तो L की लंबाई आ जाएगी 12 × 6, 12 6 72, ये है हमारा स्क्वायर। अब L की वैल्यू निकालते हैं तो रूट में 72 आ जाएगा। इसको हम वर्गमूल निकाल लें, तो 72 का वर्गमूल निकालें तो इसका वर्ग होता है 8 का वर्ग 64, यहाँ से आ जाएगा हमारा 8। अब दशमलव लगा लेंगे तो 0 बढ़ा लेंगे, तो ये 8 और 8 16 लिख देंगे, 16 पंजे 80, 5 बार और जा सकता है। तो 5 पच्चे 25, 16 पंजे 80, तो लगभग में कितना आ जाएगी L बराबर 8.5 सेंटीमीटर। तो ये आ गई हमारी 8.5 सेंटीमीटर, दूसरे विकल्प में है, तो दूसरा विकल्प ही इसका सही है। दिए गए लॉजिक परपथ का निर्गत y किसके निर्गत के समान है? तो ये हमारा y किसके निर्गत के समान होगा? तो इसमें ये देखें a जो हमारा संयोजन ये दिख रहा है, इसका जो सिंबल होगा वो a बार a.a, ये बराबर हो जाएगा a बार के। अब इसको देखें, ये वाला सिंबल ये हमारा b + b इसका बार, तो ये हो जाएगा b बार।
अब ये दोनों का जो निकल रहा है निर्गत, वो आ जाएगा हमारा y बराबर a बार प्लस b बार का बार। अब इसको अगर हम अलग अलग लिखें बार, तो a बार पे बार इंटू b बार पे भी बार, तो ये बार का बार हो जाएगा a और ये b का बार है, तो ये भी b आ गया, तो y बराबर आ गया a b। तो ये जो है वो एंड गेट के समान है। तो एंड गेट है हमारा पहले ही विकल्प में, तो पहला ही विकल्प इसका सही है। 12वां प्रश्न है, एक वर्नियर कैलिपर्स में वर्नियर पैमाने के n+1 खानों का मान मुख्य पैमाने के n खानों के मान के बराबर है। यदि मुख्य पैमाने के एक खाने का मान 0.1 मिलीमीटर हो तो वर्नियर नियतांक सेंटीमीटर में होगा। प्रश्न में दिया है कि वर्नियर कैलिपर्स के वर्नियर पैमाने के n+1 खानों का मान जो है मुख्य पैमाने के n खानों के बराबर है। n+1 वर्नियर पैमाने के खाने के बराबर हैं n मुख्य पैमाने के खाने। एक खाने का मान कितना होगा? बराबर n/n+1 मुख्य पैमाने के खाना। इसको हम VSD मान लें तो VSD बराबर आ जाएगा n/n+1 MSD। हमें निकालना है वर्नियर नियतांक। वर्नियर नियतांक होगा एक मेन स्केल जो मुख्य पैमाना खाना है उसका मान माइनस जो वर्नियर पैमाने पर जो खाने हैं उसका मान। तो अब इसका हो जाएगा हमारा एक माइनस ये है एक VSD बराबर n/n+1 MSD मुख्य पैमाने का एक खाने का मान। n एकम n इसमें क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे और इसमें से घटा देंगे, n से n कैंसिल हो गया, ये होता है 1/n+1 MSD। यानी मुख्य पैमाने के एक खाने का मान हमारा दिया गया है। मुख्य पैमाने के एक खाने का मान है 0.1 मिलीमीटर। दशमलव हटा दें तो नीचे आ जाएगा 1 0। 1/10 n+1 ये आ जाएगा मिलीमीटर में। प्रश्न में पूछा गया है सेंटीमीटर में, तो इसको अगर हम सेंटीमीटर में बदलें 1/10 का मल्टीप्लाई कर देंगे इसमें, तो ये आ जाएगा सेंटीमीटर में। तो 1/100 n+1 सेंटीमीटर, ये आ जाएगा हमारा वर्नियर नियतांक। 1/100 n+1 ये है तीसरे क्रम में तीसरा विकल्प इसका सही है। किसी क्षण t पर 5 मीटर बल के अंतर्गत किसी कण का विस्थापन 2t-1 दिया गया है। क्षणिक शक्ति का मान है t समय पर, किसी क्षण t समय पर जो विस्थापन है उसको हम x मान लेते हैं। x बराबर है 2t-1, बल F बराबर है 5 न्यूटन, शक्ति हो जाएगी हमारी P बराबर F/v, जहाँ v वेग है। v को हम लिख सकते हैं dx/dt, यानी समय के सापेक्ष x का अवकलन। F है 5 न्यूटन, dx/dt ये हो जाएगा 2t-1/dt 5 न्यूटन। d 2t-1 का t के सापेक्ष अवकलन करें तो t का क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई में आ जाएगा और t का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा और -1 ये हमारा 0 हो जाएगा। तो ये आ जाएगा 5 दूनी 10 न्यूटन। 2t-1 SI मात्रक में था तो इसका मान भी SI मात्रक में आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 10 न्यूटन। तो ये आ जाएगा हमारा दूसरा विकल्प भी इसका सही है। एक पतला गोलीय कोश किसी स्रोत द्वारा आवेशित किया गया है। प्रदर्शित चित्र के अनुसार दो बिंदुओं C P के बीच विभवांतर C ये है, P है, इसके बीच विभवांतर वोल्टेज में है दिया है। इसमें दिया गया है R बराबर 3 सेंटीमीटर है और इसका जो आवेश है 1 माइक्रो कूलम। तो इस गोलीय कोश को आवेशित किया गया है बाहरी स्रोत द्वारा, तो गोलीय कोश के अंदर विद्युत क्षेत्र उपस्थित नहीं होगा। इसलिए क्या होगा, कोश के अंदर किसी भी स्थान पर जो विभव है प्रत्येक बिंदु पर क्या होगा, समान होगा। तो इस तरह कर हम अगर VC निकालें और VP निकालें, यानी
सी पॉइंट पर विभव और पी पॉइंट विभव निकालें तो कितना आ जाना चाहिए, हमारा 0 आ जाना चाहिए, क्योंकि हर जगह समान विभव होगा। तो 0 हमारा पहले विकल्प में है, तो पहला विकल्प ही इसका सही है। अगला प्रश्न दिया गया है 4.5 सेमी त्रिज्या की एक बारीक समतल वृत्ताकार चकती को पानी की सतह पर धीरे से रख दिया गया है। यदि पानी का पृष्ठ तनाव 0.07 न्यूटन पर मीटर हो तो इसको पानी की सतह से अलग करने के लिए आवश्यक अधिक बल है। तो इसमें देख रहे हैं वृत्ताकार चकती की जो त्रिज्या है 4.5 सेंटीमीटर में है। इसको अगर मीटर में लिखें तो ये आ जाएगी 4.5 गुणा 10⁻⁻2 मीटर। पृष्ठ तनाव पानी का दिया गया है एस, सरफेस टेंशन 0.07 न्यूटन पर मीटर। इसको लिखना चाहें तो 7 गुणा 10⁻⁻2 न्यूटन मीटर। 2 अंक इधर हटा दिया है हमने इधर, तो 2 10⁻2 आ गई है। अब हमें निकालना है आधिक्य बल। F इज इक्वल टू S इंटू 2πr। S की वैल्यू लगा दें 7.10⁻², 2 पाई की वैल्यू 3.14 और r की वैल्यू 4.5 गुणा 10⁻²। इसमें 7 का गुणा कर दिया, 7 दूनी 14 हो जाएगा। 3.14 गुणा 4.5 गुणा 10⁻², ये -2 ये -4 हो जाएंगे। अब इसे मल्टीप्लाई करते हैं, 14 पंजे 70, 14 चौक 56 और 7 63 10⁻⁻4 गुणा 3.14। अब इसको मल्टीप्लाई कर दें तो कितना आ जाएगा, 63 का मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 चौक 12 के 2 3 कम 3 और 1 4, 3 3 9, 6 चौक 24, 6 कम 6 2 8, 6 3 18। इसमें हम देखते हैं 2 आ जाएगा, यहाँ पर 8 या 9 17 और ये 9 और ये 1, तो 19 ये अगर 8 है तो ये 8 हो जाएगा, 1 2 के बाद दशमलव लग जाएगा, ये आ जाएगा 197.8। तो यह गया 197.82 गुणा 10⁻⁻4। हमारा जो आंसर है वो न्यूटन में है और 10⁻⁻ हमारी 4 यहाँ मौजूद हैं। यहाँ पर एम भी दिया है, मिलीमीटर में दिया है, तो मिली न्यूटन में इसको लाने के लिए एक घात इससे हटाएंगे और घात 1 प्लस की है ये, तो इसको 1 कम करने के लिए दशमलव को बाईं तरफ निकालेंगे तो 19.78 गुणा 10⁻⁻3। अब इसको हम मिली न्यूटन लिख सकते हैं, 19.78 मिली न्यूटन। 19.8 इसमें दिया गया है और इसमें यहाँ 7 है तो यहाँ 8 है, तो इसको 1 बढ़ा सकते हैं, तो हमारा आंसर आ जाएगा 19.8 मिली न्यूटन। तो ये 19.8 मिली न्यूटन ये है दूसरे विकल्प में, दूसरा विकल्प इसका सही है। निम्नलिखित सत्यता सारणी के अनुसार एक लॉजिक प्रपथ निर्गत वाई प्रदान करता है। तो ये आज देख रहे हैं 0 0 1 है, 0 1 0 1 0 1 और 1 1 0, तो ये हमारा वाई आ जाएगा AB बार प्लस AB बार। यहाँ से देखें तो B बार A बार प्लस A B बार, B बार हम कॉमन ले लेते हैं तो A बार प्लस A, ये हमारा 1 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा y बराबर B बार। ऑप्शंस में देखते हैं, ये है चौथे विकल्प में B बार, तो चौथा विकल्प ही इसका सही है। 17 प्रश्न में नीचे 2 कथन दिए गए, एक कथन को अभिकथन A, दूसरे को कारण R से चिन्हित किया गया है। विकथन है 4 गुणा 10⁻⁻6 कूलाम मीटर परमाणु। कथन ए में दिया गया 4 गुणा 10⁻�6 कूलाम मीटर परमाणु विद्युत आघूर्ण सदिश P वाले द्विध्रुव के केंद्र से 2 मीटर दूरी R पर अक्षीय बिंदु 1 पर विभव ±9 गुणा 10⁻3 वोल्ट है। तो ये हमारा पहला कथन है। तो देखें तो ये हमारा कूलाम है। हम जानते हैं कि अक्षीय रेखा पर स्थित किसी बिंदु पर आदर्श बिंदु के कारण
जो विभव होगा वो आएगा v बराबर प्लस माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p अपॉन आर स्क्वायर, जहाँ p हमारा द्विध्रुव आघूर्ण दिया है। तो ये हो गया हमारा प्लस माइनस, ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट हो गया 9 गुणा 10⁻9, ये हमारा मान दिया गया है। p की वैल्यू हमारी दी गई है 4 गुणा 10⁻⁻6 बटे r की वैल्यू हमारी 2 मीटर है, तो 2 का वर्ग। तो यहाँ से देखें तो प्लस माइनस 9 गुणा 10⁻9 प्लस की है माइनस की है 10⁻3 प्लस की रह गई, 2 दूनी 4, 4 से 4 ये कैंसिल हो गया। यह प्लस माइनस 9 गुणा 10⁻3, तो ये है प्लस माइनस 9 गुणा 10⁻3 वोल्ट। ये बात सही है, यानी हमारा जो आंसर लगाया था हल करके निकाला था तो ये आंसर सही है। तो अभिकथन ए जो है वो सही है। कारण आर में देखें तो v बराबर प्लस माइनस 2p/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, जहाँ आर बिंदु के केंद्र से 2 मीटर दूरी पर स्थित है, 6 बिंदु ए की दूरी है। तो ये जो है हमारा गलत है। तो विकल्प हम देखते हैं क्या है कि ए गलत नहीं है, दोनों सही है, यानी एक सही है एक गलत है। तो तीसरे हम देखें दोनों ए और आर सही है, दोनों आर सही नहीं है। चौथे विकल्प में अगर हम देखें तो ए सही है परंतु आर गलत है, तो यही सही है, तो चौथा विकल्प इसका सही है। अगले प्रश्न में 1 ओम आंतरिक प्रतिरोध तथा 10 वोल्ट विद्युत वाहक बल की बैटरी का टर्मिनल वोल्टेज क्या है। जब इसे चित्र 4 हमें निकालना है टर्मिनल वोल्टेज क्या है। टर्मिनल वोल्टेज होता है V बराबर E-IR। इसमें आंतरिक प्रतिरोध दिया है, विद्युत वाहक बल दिया है E, और 4 ओम बाह्य प्रतिरोध दिया गया है। तो E है हमारा 10, I दिया नहीं है, तो I की वैल्यू हमारी होती है E/R, यानी बाह्य प्रतिरोध इंटू आंतरिक प्रतिरोध, और ये होगा हमारा आंतरिक प्रतिरोध। 10 माइनस 10/4, ये है बाह्य प्रतिरोध हमारा 4 धन 1 आंतरिक प्रतिरोध इंटू 1, ये हो गया 4 5, 5 से ये 2 10 कट जाए, 5 दूनी 10, 10 में से 2 घटा दे, ये आएगा 8 वोल्ट। तो 8 वोल्ट है हमारा। देखते हैं ऑप्शंस में, चौथे ऑप्शन में चौथा विकल्प ही इसका सही है। ये प्रणाली का फर्स्ट, प्रणाली का सेकंड, इसमें ए से बी की तरफ और सी से डी, ये हमारी दोनों प्रणालियाँ हैं। तो उपरोक्त चित्र में एक तीव्र क्षण चुंबक प्रणाली का फर्स्ट से प्रणाली का सेकंड की ओर गति कर रही है, ये इधर से इधर गति कर रही है तीर के अनुसार। प्रणाली का फर्स्ट में प्रेरित धारा की दिशा तथा प्रणाली का सेकंड में प्रेरित धारा की दिशा क्रमशः दिशाओं में है। किस दिशा में होगी ये हमें निकालना है। तो देखते हैं हम, प्रेरित धारा की दिशा सदैव इस प्रकार होती है कि वह उस कारण का विरोध करती है जिसके कारण इसकी उत्पत्ति होती है। तो ये कारण हमारा जो ए से बी की तरफ है, ये हमारी इधर जा रही है तो इसका विरोध करेगी, तो धारा की दिशा ए से बी की तरफ होगी। ए से बी की तरफ हमारा है दूसरे विकल्प में ए से बी और ए से बी। अब देखते हैं दूसरी प्रणाली का, ये इस तरफ क्या कर रही है धारा, तो ये जो चुंबक है ये इस तरफ गति कर रही है, तो इसकी धारा जो होगी वो इसके विपरीत दिशा दिखाएगी डी से सी की तरफ। तो डी से सी की तरफ ये हमारे दूसरे विकल्प में है, पहला ए से बी और डी से सी, तो दूसरा विकल्प भी इसका सही है। एक आदर्श ट्रांसफार्मर में फेरों की संख्याओं का अनुपात NP/NS बराबर 1/2 है। तो अनुपात VP किसके बराबर है। प्रतीकों का प्रचलन अर्थ प्रयुक्त किया गया है। हम जानते हैं कि एक आदर्श ट्रांसफार्मर की परिणमन अनुपात जो होता है R बराबर होता है VS/VP बराबर होता है NS/NP। हमें दिया है NP और NS की वैल्यू दी गई है NP NS, तो इसको उल्टा कर देंगे तो ये आ जाएगा हमारा NP बटे NS बराबर PP/VS। ये हो गया हमारा 1/2 के बराबर। हमें निकालना है VS/VP, तो VS/VP को इसको उल्टा कर देंगे तो VS/VP ये आ जाएगा 2/1।
तो VS अनुपात VP आ जाएगा 2:1। 2:1 हमारा है तीसरे विकल्प में, तो तीसरा विकल्प ही इसका सही है। 21वां प्रश्न है 10 सेमी त्रिज्या की कसकर लिपटी 100 फेरों वाली कुंडली में प्रवाहित धारा 7 एम्पीयर है। कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का प्रमाण ज्ञात करना है हमें, कितना होगा। पहले जो दिया है वो लिख लेते हैं। 10 सेमी त्रिज्या की जो कुंडली है उसकी त्रिज्या है 10 सेंटीमीटर, और इसको अगर हम मीटर में बदलें तो ये हो जाएगा 10 × 10⁻², ये हो जाएगी मीटर। फेरों की संख्या n बराबर है 100 फेरे, धारा I बराबर है 7 एम्पीयर। हमें निकालना है चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण। चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण B बराबर होता है μ0 Ni/2r। μ0 की वैल्यू हमारी दी गई है, ये निर्वात की चुंबकशीलता है, तो μ0 होगा 4 पाई × 10⁻⁷। n की वैल्यू 100 और I है 7, 2 और r की वैल्यू है 10 × 10⁻²। 2 से 1 × 2 दूनी 4, तो पाई की वैल्यू 22/7। ये 2 घातें इसमें कट जाएंगी, 10⁻5 हो जाएगी, 10 से ये 0 कट गया, ये आ जाएगा 10 × 7, 7 से 7 ये कट गया। अब 22 दूनी 44, 10 से 1 घात प्लस की इसमें से कट गई माइनस की 4। इसको अगर हम 4.4 लिखते हैं तो यहाँ से 1 घात कम हो जाएगी, 10⁻³ टेस्ला, और अगर हम 10⁻³ है तो ये इसे हम मिली टेस्ला लिख सकते हैं। तो ऑप्शन में देख रहे हैं 4.4 मिली टेस्ला चौथे विकल्प में, चौथा विकल्प ही इसका सही है। 22वें प्रश्न में 2 कथन दिए गए हैं। परमाणु वैद्युत उदासीन होते हैं क्योंकि इनमें समान संख्या के धनात्मक तथा ऋणात्मक आवेश होते हैं। ये कथन है बिल्कुल सही। समान संख्या में क्या होते हैं, धनात्मक प्रोटॉन और ऋणात्मक इलेक्ट्रॉन। कथन सेकंड है प्रत्येक तत्व के परमाणु स्थायी होते हैं तथा अपना अभिलाक्षणिक स्पेक्ट्रम उत्सर्जित करते हैं। तो ये कथन है वो गलत है, क्योंकि रेडियोधर्मी तत्व जो हैं वो स्थायी नहीं होते बल्कि अस्थायी होते हैं। तो कथन एक सही है और दूसरा कथन गलत है, तो चौथा विकल्प इसका सही है। वह राशियां जिनकी विमाएं घन कोण के समान हैं। ऑप्शंस में देखें तो विकृति और कोण ये घन कोण के समान विमा विहीन राशियां हैं, लेकिन चाप की विमा लंबाई की विमा के बराबर होती है और प्रतिवल्ली की विमा दाब के समान होती है। इसलिए जो हमारा सही ऑप्शन है विकृति तथा कोण, तो दूसरा विकल्प इसका सही है। यदि मुक्त आकाश में प्रकाश का वेग c है, फोटोन के लिए निम्नलिखित का सही कथन कौन सा है इनमें से। तो हम जानते हैं प्रकाश ही छोटे छोटे ऊर्जा के मंडल रूप में गति करता है, जिसे हम फोटोन कहते हैं। फोटोन की ऊर्जा E बराबर h, ये बात सही है। फोटोन का वेग जैसे कि प्रकाश का वेग होता है वही फोटोन का वेग होता है, तो C सही है। फोटोन का संवेग h/c, ये भी सही है। फोटोन इलेक्ट्रॉन संगठन में दोनों कुल ऊर्जा व कुल संवेग संरक्षित रहते हैं, ये भी सही है। फोटोन का धनात्मक आवेश होता है, इसमें आवेश फोटोन पर कोई आवेश नहीं होता है, तो ये E जो है वो गलत है। उसमें जो सही कथन थे वो A, B, C, D, तो तीसरा विकल्प इसका सही है। एक गोलक को डोरी से क्षैतिज तल में इस प्रकार घुमाया जाता है कि इसकी प्रारंभिक चाल ओमेगा RPM में डोरी में तनाव T है। यदि त्रिज्या को समान रखकर चाल 2 ओमेगा हो जाती हो तो डोरी में तनाव होगा। डोरी में जो तनाव होगा वो अपकेंद्रीय बल के समान होगा। अपकेंद्रीय बल हमारा Fc ये होता है mv²/r। अगर प्रारंभिक चाल कोणीय वेग के रूप में है तो ये ω² के बराबर होगा। अब प्रारंभिक जो तनाव है T बराबर है mω², जब प्रारंभिक चाल ओमेगा है। अब T हो गया हमारा T डैश के बराबर, यानी कोणीय चाल थी वो दोगुनी हो गई, तो m2ω²r। तो यहाँ से हो जाएगा T डैश बराबर 4m²r, और m²r जो है T के बराबर है, तो T डैश यानी जो लास्ट का तनाव है वो है
4 इंटू टी। 4t हमारा तीसरे विकल्प में है, तीसरे विकल्प भी इसका सही है। यदि x बराबर 5 साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 3 m सरल आवर्त गति करते हुए एक कण की गति को प्रदर्शित करती है तो गति का आयाम और आवर्त काल क्रमशः कितना होगा। तो ये सरल आवर्त गति करते हुए एक कण को प्रदर्शित कर रहा है। x बराबर 5 साइन पाई टी प्लस पाई बाई 3। हमारा जनरल इक्वेशन होती है वो हमारी x बराबर a साइन ओमेगा टी प्लस फाई। इस समीकरण अगर तुलना कर दें तो a बराबर हमारा है आयाम, तो आयाम a बराबर 5, तुलना करती हमने 5 है, और ओमेगा है हमारा कोणीय वेग, ओमेगा बराबर है पाई, ये हमारा कोणीय वेग है। कोणीय वेग हमारा होता है 2 पाई अपॉन टी, यानी हमें आवर्तकाल निकालना है तो कोणीय वेग का आवर्तकाल से संबंध होता है ओमेगा बराबर 2 पाई अपॉन टी बराबर पाई, पाई से पाई कैंसिल हो गया, टी बराबर आ गया 2 सेकेंड। तो ऑप्शंस में देखें 5 मीटर 2 सेकेंड, ये हो जाएगा हमारा तीसरा विकल्प सही, तो तीसरा विकल्प भी हमारा सही है। एक ऊष्मागतिकीय निकाय के चक्रीय प्रक्रम ABCD A से ले जाया जाता है। BC पथ के अनुदिश गैस द्वारा कृत कार्य। BC ये हमारा ये पथ है गैस द्वारा, BC पथ के अनुदिश गैस द्वारा कृत कार्य निकालना है हमें। ये हमारा V है x अक्ष पर और P है y अक्ष पर, यानी प्रेशर और V, प्रेशर और आयतन। यहाँ पर B से C तक आयतन हमारा कांस्टेंट है। जब कांस्टेंट आयतन हो यानी सम आयतनिक प्रक्रम में गैस द्वारा कृत कार्य क्या होता है, शून्य होता है, तो शून्य है हमारा दूसरे विकल्प में, तो दूसरा विकल्प भी हमारा सही है। X तत्व का परमाणु भार 290 और परमाणु क्रमांक 82 है, इसमें से अल्फा कण निकल गया। अब Y का परमाणु भार 4 मात्रक कम हो जाएगा, ये हो जाएगा 286, परमाणु क्रमांक 2 कम हो जाएगा तो ये हो जाएगा 80। Y तत्व से एक इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हो गया है तो इसका जो परमाणु भार होगा 286 रहेगा, परमाणु क्रमांक 1 कम हो जाएगा 79 हो जाएगा। अब इसमें से एक बीटा किरण निकला है, बीटा किरण निकलने पर P तत्व का परमाणु भार होगा 286 रहेगा, लेकिन इसका परमाणु क्रमांक 1 बढ़ जाता है। इसके बाद इलेक्ट्रॉन माइनस का जो निकलता है तो फिर उत्सर्जित हो रहा है तो फिर इसका माइनस निकल गया है तो इसमें एक पॉजिटिव बढ़ जाएगा, तो परमाणु क्रमांक बढ़ जाएगा तो ये हो जाएगा 81 और परमाणु भार वही रहेगा 286। उत्तर जो होगा हमारा Q का द्रव्यमान संख्या 286 होगी और परमाणु क्रमांक 81 होगा, तो पहला विकल्प जो है वो सही है। समान द्रव्यमान के दो पिंड A और B पूर्णतया अप्रत्यास्थ एक विमीय संघट करते हैं। एक विमीय संघट एक ही दिशा में दोनों संघट करते हैं। A ये है और B ये है, इसका द्रव्यमान भी m है, इसका द्रव्यमान भी m है, दोनों का द्रव्यमान समान है। संघट से पूर्व पिंड A वेग B से, पिंड A का वेग है वो v1 है, गति करता है, जबकि पिंड B ये विरामावस्था में है। अब इससे टकराया तो ये हो गया हमारा, दोनों टकरा के इकट्ठे हो गए। अब ये जो है गति कर रहे हैं। संघटन के पश्चात निकाय का वेग, इस निकाय का वेग कितना है v2, तो v1 v2 का अनुपात कितना होगा ये हमें बताना है। तो ये हो जाएगा हमारा संघटन से पहले संवेग m v1, संघटन के बाद संवेग होगा m v2, ये m हो गया हमारा m, ये 2m और वेग v2, तो वेग m से m ये टकरा गया, v1 अपॉन v2 2/1, तो v1 अनुपात v2 हो जाएगा 2:1, 2:1 है तीसरे विकल्प में, तीसरा विकल्प भी इसका सही है। निम्नलिखित परिपथ में टर्मिनल A और B के बीच तुल्य धारिता कितनी होगी। ये जो संधारित्र लगे हुए हैं इनका संयोजन है वो व्हीटस्टोन क्षेत्र के इसी रूप में प्रदर्शित करता है। जो बीच का संधारित्र है इसको हम हटा सकते हैं, तो हमारा जो बनेगा A से लेके B
ये संधारित्र हो गया, ये संधारित्र हो गया। अब ये बनेगा हमारा इस टाइप का। यहाँ से यहाँ तक की जो तुल्य धारिता होगी वो होगी C1 बराबर ये 2 माइक्रो फैराड है, तो 1/2 प्लस 1/2, ये हो जाएगा 2/2 बराबर 1। यहाँ से लेके नीचे वाले इसकी जो धारिता होगी तुल्य धारिता वो भी C2, ये आ जाएगी 1/2 प्लस 1/2, 2/2 बराबर 1 माइक्रोफैराड, और ये भी 1 माइक्रोफैराड। अब ये हमारे थे श्रेणी क्रम में, ये भी श्रेणी क्रम में था, तो ये आ गया। अब हमारा है ये C1 C2 समांतर क्रम में, तो A से B तक की जो तुल्य धारिता होगी वो होगी C1 प्लस C2 के बराबर। ये है 1 + 1 बराबर 2 माइक्रोफैराड। 2 माइक्रोफैराड है हमारे दूसरे विकल्प में, दूसरा विकल्प ही इसका सही है। 31वां प्रश्न है ये, प्रदर्शित चित्र में गुटखा ए पर 10 मीटर बल 36 आरोपित किया जाता है। गुटखा ए और बी के द्रव्यमान क्रमशः 2 किलोग्राम और 3 किलोग्राम है। गुटखे घर्षण रहित तल के ऊपर खिसकते हैं। गुटखा ए द्वारा गुटखा बी पर लगाएगा बल कितना होगा? तो ए और बी, ये ए गुटखा है, ये बी गुटखा है, इसका 2 किलोग्राम वजन है, ये 3 किलोग्राम वजन है। इस पर टोटल बल जो है 10 न्यूटन आरोपित किया जा रहा है। अगर ये दोनों गुटके इधर खिसक रहे हैं तो इनका त्वरण कितना होगा? तो त्वरण बराबर होता है हमारा F/m। F कितना है? 10 न्यूटन। m इनका 2 और 3 5 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 5 दूनी 10। ये हो गया हमारा त्वरण A। अब ये A गुटका है, ये B गुटका है, तो A गुटका B पर कितना बल आरोपित कर रहा होगा? ये दोनों गुटके 2 मीटर पर सेकंड के त्वरण से दोनों चलेंगे, तो ये A गुटका इस पर कितना बल लगा रहा होगा? तो Fp बराबर आ जाएगा ma। B का जो द्रव्यमान है वो 3 है, A दोनों का ही समान है, तो ये हो जाएगा 2, 3 दूनी 6 न्यूटन बल जो है A लगा रहा होगा B पर। 6 न्यूटन हमारा चौथे विकल्प में है, तो चौथा विकल्प ही इसका सही है। एक बैलगाड़ी का पहिया चित्र के अनुसार एक समतल सड़क पर लुढ़क रहा है। यदि दिखाई गई दिशा में इसकी रेखीय चाल भी हो तो निम्न में से कौन सा विकल्प सही है? चक्र पर P और Q क्रमशः कोई उच्चतम और न्यूनतम बिंदु हैं। तो ये हमारा चित्र है, ये लुढ़क रहा है तो B वेग से। अब इस पर जो रेखीय वेग है हमारा B, इसमें हर पॉइंट पर इसके वेग की दिशा बदलेगी। तो वेग जो अधिकतम होता है, कोणीय वेग उच्चतम बिंदु पर होता है। उच्चतम बिंदु हमारा P है, तो P का जो वैल्यू होगी, P पर जो वेग होगा वो सबसे ज़्यादा होगा। अब हम चारों कथनों पर विचार करते हैं कि पहला है बिंदु P की चाल शून्य, ये गलत है। बिंदु P बिंदु Q से धीरे गति कर, ये भी गलत है। बिंदु P बिंदु Q से तेज गति करता है, ये कथन जो है सही है, तो तीसरा विकल्प इसका सही है। एक ग्रह का द्रव्यमान पृथ्वी के द्रव्यमान का 1/10 भाग है तथा इसका व्यास पृथ्वी के व्यास का आधा है। उस ग्रह का गुरुत्वीय त्वरण कितना होगा? तो यहाँ पर पृथ्वी के द्रव्यमान से तुलना की जा रही है, तो पृथ्वी पर जो त्वरण है वो होता है G यानी स्मॉल g बराबर कैपिटल G m/r²। अगर m डैश G डैश मान लें उस ग्रह का गुरुत्वीय त्वरण और m डैश मान लें हम उस ग्रह का द्रव्यमान, तो ये है कैपिटल M का 10वां हिस्सा, यानी पृथ्वी के द्रव्यमान का 1/10 है। व्यास आधा है तो त्रिज्या भी आधी होगी, तो r डैश हम मान लेंगे r/2 आधी। G डैश है उस ग्रह का गुरुत्वीय त्वरण, जो तो G डैश हो जाएगा। ये G कैपिटल जो है वो हमारा नियतांक है, m डैश अपॉन r डैश का स्क्वायर। G m डैश है वो m/10 और r है r/2 का स्क्वायर। 2 दूनी 4, इसका वर्ग ऊपर पहुंच जाएगा।
तो GM अपॉन R स्क्वायर 4/10, ये G डैश, और ये चीज़ है हमारी G के बराबर, यानी पृथ्वी के त्वरण के बराबर। तो उसका कट जाएगा 2 पंजे 10, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 2/5। तो ये है उस ग्रह पर त्वरण और G है हमारा पृथ्वी का त्वरण। पृथ्वी का त्वरण हमारा 9.8, 2/5, 2/16, 2 × 18 = 19, 2/5, 5 या 15.5, 5 × 45, 5 × 2 = 10, 3.92 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यह है 3.92 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। पहला विकल्प इसका सही है। 34वें प्रश्न दिया गया है, 1 मीटर लंबाई के स्टील के तार की स्टील की प्रत्यास्थता सीमा तथा इसका प्रत्यास्थता गुणांक ये दिए गए 8 × 10⁸ मीटर पर मीटर स्क्वायर तथा 2 × 10⁻11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है। तो इस तार की लंबाई में वृद्धि है। इसमें दिया गया तार की लंबाई L बराबर है 1 मीटर, प्रत्यास्थता की सीमा E बराबर है 8 × 10⁸ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और ये होती है F/A के बराबर। यह आ जाएगा 8 × 10⁸ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। प्रत्यास्थता गुणांक दिया गया है हमारा 2 × 10⁻11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तार की लंबाई हम निकालना है ΔL, यानी जो तार की लंबाई में वृद्धि होगी उसकी वैल्यू हमें निकालना है। हम जानते हैं प्रत्यास्थता गुणांक गामा बराबर F/A, कैपिटल L तार की लंबाई और ये तार की लंबाई में वृद्धि। ये हमारा दिया गया है 8 × 10⁸ L दी गई है, एक ΔL हमें निकालनी है। प्रत्यास्थता गुणांक 2 × 10⁻11। यहाँ से अगर देखें तो 2 से 8 कटेगा, 2 × 8। ये इधर 8 में से 11 घटा देंगे और ΔL इधर आ जाएगा, तो ये आ जाएगा हमारा 4 × 10⁻³ मीटर। इसे हटा दें तो ये हो जाएगा मिलीमीटर, 4 मिलीमीटर। तो ΔL यानी तार की लंबाई में वृद्धि 4 मिलीमीटर यानी 4 mm। तो दूसरा विकल्प इसका सही है। यदि हम यंग द्विध्रुवी प्रयोग में एक वर्णित स्रोत को श्वेत प्रकाश में परिवर्तित कर दें तो फिर सभी तरंग दैर्ध्य उनके तरंग दैर्ध्यों के क्रम में उच्चिष्ट तथा निम्निष्ट प्रदर्शित करती हैं। इस प्रकार कुछ रंगीन फ्रिंजों में घिरी एक दीप्ति केंद्रीय फ्रिंज प्राप्त होगी। तो चौथा विकल्प इसका सही है। एक सूक्ष्म दूरदर्शी के अभिदर्शक लेंस की फोकस दूरी 140 सेमी तथा नेत्रिका की फोकस दूरी 5 सेमी है। दूर स्थित वस्तु को देखने के लिए दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता कितनी होगी? तो अभिदर्शक लेंस की फोकस दूरी हम इसको FO माने तो ये जाएगी 140 सेंटीमीटर, और नेत्रिका की फोकस दूरी हम FE मान लेते हैं तो ये 5 सेंटीमीटर। हमें निकालना है दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता। आवर्धन क्षमता बराबर ये होगा FO/FE, यानी अभिदर्शक लेंस की फोकस दूरी बटे नेत्रिका की फोकस दूरी। ये हो जाएगी 140 और ये हो जाएगी हमारी 5 से डिवाइड करते हैं 5 दूनी 10, 5 8 40 यानी 28। 28 हमारे सी विकल्प में है, तो सी विकल्प ही इसका सही है। 37वां प्रश्न है, यदि एक बैटरी से जुड़े समांतर प्रेरित संधारित्र की प्लेटें एक दूसरे की ओर गति करती हैं तब। तो हम जानते हैं कि C बराबर होता है ε0A/d। प्लेटें एक दूसरे की तरफ गति करती हैं यानी उनके बीच की दूरी घटती है, तो इस सूरत में धारिता जो है वो बढ़ेगी। अब उसकी ऊर्जा का क्या होगा? E बराबर होती है 12CV²। जब धारिता बढ़ेगी तो फिर ऊर्जा भी बढ़ेगी। Q बराबर होता है CV यानी धारिता और वोल्टेज का गुणनफल।
अब अगर C बढ़ेगी तो फिर इसका आवेश भी बढ़ेगा। तो हम देख रहे हैं कि इसमें संचित आवेश बढ़ता है, तो A जो है वो कथन सही है, इसमें संचित ऊर्जा घटती है, ये गलत है। इसकी धारिता बढ़ती है तो C जो है वो सही है। इसमें आवेश वोल्टेज का अनुपात समान रहता है, ये गलत है। आवेश तब वोल्टेज का गुणनफल पड़ता है, ये भी सही है। तो हमारे जो ऑप्शंस हैं वो A सही है, C सही है और E सही है। विकल्प हम देखें तो तीसरे विकल्प में दिया है A, C और E केवल, ये कथन सही है, तो तीसरा विकल्प इसका सही है। 38वां प्रश्न है, एक 10 माइक्रोफैराड के संधारित्र को चित्र के अनुसार एक 210 वोल्ट यानी संधारित्र की जो धारिता है वो C बराबर है 10 माइक्रोफैराड। तो 10 गुणा 10⁻⁻6 माइक्रोफैराड, यहाँ से 10 का हम इसमें गुणा कर दें तो ये एक घात कम हो जाएगी, 10⁻⁵ फैराड, ये C धारिता गई। विभवांतर 210 वोल्ट और आवृत्ति है वो 50 हर्ट्ज है। अब हमें निकालना है शिखर मान। शिखर मान के लिए हमें प्रतिघात निकालना बहुत आवश्यक होगा। इसकी प्रतिघात XC बराबर 1/ωc और ओमेगा की वैल्यू हमें दी नहीं है, ओमेगा की वैल्यू न देकर इसमें फ्रीक्वेंसी दी गई है, तो ओमेगा का जो संबंध है फ्रीक्वेंसी से 2πf × C, ये हमारा इसमें वैल्यू लगा दें 1/2π f 50 C 10⁻⁵ 1/π 50 दूनी 100, 100 इसमें से मल्टीप्लाई करती है तो ये माइनस की 3 घात बचेंगी, ऊपर जाकर प्लस की 3 घातें हो जाएंगी और इसको हम लिख सकते हैं XC बराबर 1000/π। अब हमें शिखर मान निकालना है IM, यानी करंट जो है वो मैक्सिमम क्या होगी, ये होगी V√2/XC। यहाँ वैल्यू लगाते हैं V210 √2/XC हमारी है 1000, ऊपर पहुंच जाएगी पाई और पाई का मान होता है 22/7। 7 से ये डिवाइड कर दिया, 7 या 21 30 हो जाएगा, एक 0 से ये 0 कट गया, 22 या 66, तो IM ये हो गया 66/100 √2, 100 से डिवाइड कर दिया हमने, 0.66, √2 की वैल्यू 1.47। इसमें 7 को यहाँ से हटा लें तो यहाँ 5 हो जाएगा, 15 हो जाएगा, 1.5 15 कर देंगे इसमें, तो 15 से मल्टीप्लाई कर लें इसको, 15×6 90, 15×6 90 और 9 99। यहाँ से तो हटा ही दिया, ये 1 और 2 3 3 के बाद दशमलव आ जाएगा, दशमलव ये हमारा आंसर आ गया 0.99 एम्पियर। अब ऑप्शंस में देखें तो 0.99 आया है, हमने लगभग में लिया था, तो ये है 0.93, तो ये हमारा नज़दीकी है, तो तीसरा विकल्प भी इसका सही है। वह परिपथ चुनिए जो ब्रिज की संतुलन प्राप्त कर सके। ये हमारे वीटस्टोन सेतु शक्ल में दिए गए हैं, तो इनमें हमें देखना है कि संतुलन कौन सा जो ऑप्शन में वीटस्टोन सेतु दिया गया वो संतुलन अवस्था प्राप्त कर सकता है। तो इसमें हम देखें सक्रिय डायोड के लिए इसे अग्र अभिनत होना अति आवश्यक है। तो इसमें देखें हम C में देखें, ये C और ये दोनों पश्च अभिनत हैं, इसलिए ये संतुलित अवस्था नहीं प्राप्त कर सकते। अब अगर विकल्प B को देखें तो इसके लिए जो संतुलन अवस्था होगी इसमें 10/15 विश्व सेतु जो होता है P/Q बराबर R/S, ये हमारी संतुलन अवस्था में जो अनुपात है इनका दोनों का वो बराबर होता है। तो ये हो जाएगा 10/15, ये हो जाएगा 10/5 R अगर ले लें तो। अब ये जो संतुलन अवस्था प्राप्त करेगा अगर R बराबर हमारा 10 ओम होना चाहिए, 10 बराबर ओम के लिए ये जो संतुलन अवस्था प्राप्त कर सकता है, तो दूसरा विकल्प हमारा सही है। 2 हीटर A और B की शक्ति दर क्रमशः 1 किलोवाट और 2 किलोवाट है।
वे दोनों पहले श्रेणी क्रम में फिर समांतर क्रम में जोड़े जाते हैं। ए और बी पहले श्रेणी क्रम में जोड़े जाते हैं, तो श्रेणी क्रम में जोड़ने पर उनकी तुल्य शक्ति कितनी होगी, वो होगी हमारी पी श्रेणी क्रम सीरीज। तो आ जाएगी हमारी P1 P2 अपॉन P1 प्लस P2, ये आ जाएगा 1/2/1/2 2/3। अब इन्हीं दोनों को समांतर क्रम में जोड़ दिया जाता है, यानी पैरेलल जोड़ दिया जाता है। तो ये होगी हमारी P1 P2 तुल्य शक्ति, ये आएगी 1/2 बराबर 3। अब हमें निकालना है दोनों स्थितियों में निर्गत शक्तियों का अनुपात। तो अनुपात निकालने के लिए क्या करेंगे, P सीरीज अनुपात P ये बराबर आ जाएगा 2/3/3। इसमें क्या करेंगे, बटा खत्म करने के लिए 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा 2:9। 2:9 हमारा तीसरे विकल्प में, तीसरा विकल्प भी इसका सही है। 41वां प्रश्न है, एक वस्तु की गति का वेग v समय t ग्राफ नीचे प्रदर्शित है। ये हमारा t x अक्ष पर, v y अक्ष पर ये ग्राफ प्रदर्शित है, ये वेलोसिटी है और ये टाइम है। यहाँ से इस ग्राफ का अवलोकन करें तो यहाँ से देख रहे हैं, यहाँ पर v0 है, टाइम बढ़ रहा है और वेग भी बढ़ रहा है। इस पॉइंट पर पहुंचकर वेग नियत हो गया, टाइम बढ़ रहा है और इस पॉइंट के बाद वेग घट रहा है। तो इस गति के लिए सबसे उचित त्वरण a और समय t का ग्राफ कौन सा होगा। हम जानते हैं त्वरण a बराबर होता है dv/dt। यहाँ से देख रहे हैं v अगर कांस्टेंट है तो फिर a बराबर क्या आ जाएगा 0, और v अगर घट रहा है तो a क्या होगा, माइनस में होगा। तो अब इसमें देखें, यहाँ पर सबसे पहले देख रहे हैं तो v क्या है, बढ़ रहा है, तो ये नहीं होगा, v बढ़ रहा है, और यहाँ से देख रहे हैं तो त्वरण भी कांस्टेंट है तो नहीं होगा, v अगर कांस्टेंट है त्वरण 0 हो जाएगा, ये भी नहीं होगा। d में पहुँचते हैं तो इसमें देख रहे हैं जब v बढ़ रहा है तो त्वरण भी बढ़ रहा है, v कांस्टेंट है तो त्वरण 0 है, और जब v घट रहा है तो त्वरण नीचे माइनस में जा रहा है, तो d विकल्प इसका सही है। यदि एक सरल लोलक में गोलक का द्रव्यमान इसके मूल द्रव्यमान के 3 गुने तक बढ़ा दिया जाता है तथा इसकी प्रारंभिक लंबाई आधी कर दी जाए तो दोलन का नया आवर्तकाल प्रारंभिक आवर्तकाल का x/2 गुना हो जाता है, तो x का मान कितना होगा। तो हम जानते हैं गोलक का आवर्तकाल जो होता है वो t बराबर 2π रूट के अंदर L/g, जहाँ L सरलोलक की लंबाई है। अब इसमें क्या होता है कि द्रव्यमान मूल द्रव्यमान की 3 गुने तक बढ़ा दिया। यहाँ ये जो आवर्तकाल है वो द्रव्यमान से फ्री है, यानी ये इस पर द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। अब दूसरी चीज़, इसी प्रारंभिक लंबाई आधी कर दी जाती है, तो अगला आवर्तकाल कितना होगा, t डैश बराबर आ जाएगा 2π, L को कर दिया हमने 2, यानी 1L/2, √2 को हम बाहर ले लेते हैं, तो ये आ जाएगा 2π/√2 L/g। ये यहाँ से इतना पोर्शन हमारा पहले वाला जो t है वो हो जाएगा, तो ये हो जाएगा t/√2। ये नया आवर्तकाल है और ये है x/2 के बराबर इंटू t। अब यहाँ से हम देखें x की वैल्यू निकालना है, तो x बराबर आ जाएगा 2/√2, ये आ जाएगा √2 के बराबर। तो x की वैल्यू √2 है, तो तीसरा विकल्प इसका सही है। 43वां प्रश्न है, 0.5 × 10⁻11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर यंग प्रत्यास्थता गुणांक। तो यंग प्रत्यास्थता गुणांक गामा बराबर है 0.5 × 10⁻11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर तथा 10⁻5 पर डिग्री सेंटीग्रेड रेखीय ऊष्मीय प्रसार गुणांक। रेखीय ऊष्मीय प्रसार गुणांक अल्फा बराबर है 10⁻5 पर डिग्री सेंटीग्रेड, यानी 1 डिग्री सेंटीग्रेड में ये इतना प्रसार होता है। लंबाई हमारी L ये दी गई है 1 मीटर, इसके बाद 10⁻³ मीटर स्क्वायर अनुप्रस्थ परिच्छेद क्षेत्रफल A बराबर है 10⁻³ मीटर स्क्वायर कि एक धात्विक छड़ को 0 से 100 डिग्री तक बिना विस्तार या मोड़ के गर्म किया जाता है। तो जो डेल्टा T है, यानी
ताप में परिवर्तन ये है 100 डिग्री सेंटीग्रेड। इसमें उत्पन्न संपीड़ित बल है। जो कुछ इसमें दिया गया हमने नोट कर लिया। अब हम देखते हैं, हम जानते हैं कि प्रतिबल ये बराबर होता है यंग प्रस्थापकता गुणांक गामा डेल एल यानी लंबाई में वृद्धि अपॉन एल, जहां डेल्टा एल बराबर है एल इंटू एल्फा इंटू डेल्टा टी। तो यहाँ से प्रतिबल हो जाएगा गामा डेल एल की जगह रख देंगे एल एल्फा डेल्टा टी अपॉन एल। एल से एल कैंसिल हो गया। प्रतिबल है हमारा एफ अपॉन ए यानी एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला बल गामा एल्फा डेल्टा टी यानी ताप में परिवर्तन। हमें निकालना है संपीड़ित बल यानी जो बल लग रहा है उसको एकांक क्षेत्रफल पर, वो F बराबर आ जाएगा A इंटू गामा इंटू एल्फा इंटू डेल्टा टी। इसकी वैल्यू लगा देंगे। A है 10⁻³ गामा है 0.5 10⁻11 एल्फा है 10⁻5 और डेल्टा टी है 100 से मल्टीप्लाई करते हैं इसमें तो ये हो जाएगा 50। 5 माइनस की 3 माइनस की 8 और ये 11 में से 8 घटेंगे 10⁻³ बची। ये हो गया 50 × 10⁻³ न्यूटन। 50 × 10⁻³ न्यूटन ये तीसरे विकल्प में, तीसरा विकल्प ही इसका सही है। एक तीव्र चुंबकीय ध्रुव के सामने एक क्षैतिज तल पर एक चादर रखी गई है। एक बल आवश्यक है। तो ये हमारी चादर है, ये हमारा चुंबकीय ध्रुव मान लिया N है। यदि चादर चुंबकीय प्रकृति की है तो चादर के माध्यम से फ्लक्स संबंध होगा। ये हमारा N ध्रुव है, जिससे चादर को वहां रखने के लिए अल्प बल की आवश्यकता होगी। तो यदि एक चुंबक है तो चादर को वहां रखने के लिए एक अल्प बल की आवश्यकता होगी। तो ए हमारा जो कथन है वो सही है। यदि ये अनुचुंबक है तो चादर को वहां रखने के लिए कोई आवश्यकता न होगी, बल की आवश्यकता नहीं होगी। यदि यह चालक है तो चादर को ध्रुव से दूर एक समान वेग से ले जाने के लिए भी क्या होगा, एक बल की आवश्यकता होगी। यह सी सही है। डी में क्या है, यदि एक कुचालक एवं अध्रुवित है तो चादर को ध्रुव से दूर एक समान वेग से ले जाने के लिए आवश्यकता नहीं होगी। तो हमारे इन कथनों में जो सही कथन है वो ए और सी हैं, और ए और सी ये दिए गए हैं हमारे तीसरे विकल्प में। तो तीसरा विकल्प ही इसका सही है। अगला प्रश्न है, मुक्त आकाश में संचरित विद्युत चुंबकीय तरंग में कौन सा गुण नहीं होता है। ये 4 गुण दिए गए हैं, इनमें से कौन सा गुण नहीं होता ये हमें निकालना है। वे अनुप्रस्थ प्रकृति की हैं, ये सही है, ये गुण होता है। विद्युत क्षेत्र में ऊर्जा घनत्व चुंबकीय क्षेत्र में ऊर्जा घनत्व के बराबर होता है, ये भी सही है। वे 1/√μ0 के बराबर चार्ज की गति करती है, ये भी सही है। दूसरा, तीसरा, चौथा कथन ये सही है। तो कौन सा गुण नहीं होता है, ये ए में जो दिया हुआ है, एक समान चाल से गतिमान आवेशों द्वारा उत्पन्न होती हैं, ये कथन जो है वो गलत है। विद्युत चुंबकीय तरंगें त्वरित आवेशित कणों के द्वारा उत्पन्न होती हैं। तो जो गुण नहीं होता है वो पहले विकल्प में दिया गया है, तो पहला विकल्प ही इसका सही है। एक समांतर प्लेट संधारित्र को एक प्रतिरोध द्वारा एक बैटरी से जोड़कर आवेशित किया गया है। यदि परिपथ में धारा आई हो तो प्लेटों के बीच अंतराल में जब एक संधारित्र को बैटरी से आवेशित किया जाता है तो इसके विपरीत प्लेटें अधिकतम मान तक आवेशित होती हैं तथा संधारित्र के आवेशित हो जाने पर विस्थापन धारा उत्पन्न होती है। तो ये हमारा आई प्रमाण की समान वितरण धारा आई की समान दिशा में बहती है। तो तीसरा विकल्प इसका सही है। एल लंबाई के एक लोह छड़ चुंबक का चुंबकीय आघूर्ण m है। ये लंबाई के मध्य से इस प्रकार मोड़ा जाता है कि दोनों भुजाएं एक दूसरे के साथ 60 डिग्री का कोण बनाती हैं। इस नई चुंबक का चुंबकीय आघूर्ण है। यह हमारी छड़ चुंबक है जिसकी लंबाई हमारी l है। यहाँ पर -m एक सिरे पर और दूसरे सिरे पर +m और इसका चुंबकीय आघूर्ण m है। अब इस क्षण को, ये l लंबाई का है, इस क्षण को इस तरीके से मोड़ा गया है कि ये 60 डिग्री का कोण बना रही है। तो इसमें हमारा -m इधर हो गया ध्रुव और +m इधर हो गया, बीच की दूरी
ये L थी, अब ये L/2 हो गई, ये भी L/2 हो गई। तो ये और ये कोण आपस में कैसे हैं, बराबर हैं। ये एक त्रिभुज का निर्माण कर रहे हैं, इसकी ये भुजा ये जो बराबर है, तो इसके आमने सामने के कोण बराबर होंगे, ये बराबर होंगे। ये 60 का है तो ये 120 के होगा, तो ये भी 60 के। इन तीनों भुजाएं क्या होंगे, बराबर होंगे। समबाहु त्रिभुज का निर्माण कर रहा है, तो ये दूरी भी हमारी क्या होगी, L/2 होगी। चुंबकीय घूर्ण M बराबर ML। अब नए सिरे से देखें तो ये नई चुंबक जो बनी है 60 डिग्री में मोड़कर, तो उसका M' मान लेते हैं। तो ये बीच की दूरी हो गई ML/2। ML/2 ML है हमारी कैपिटल M/2, तो ये हो गया M' M/2। M/2 है तीसरे विकल्प में, तीसरा विकल्प भी इसका सही है। कैपिटल M द्रव्यमान था r त्रिज्या की पृथ्वी के तल से 2r ऊंचाई पर स्थित एक वृत्ताकार कक्षा में m द्रव्यमान की किसी उपग्रह को पृथ्वी तल से प्रतिक्षेपित करने के लिए न्यूनतम आवश्यक ऊर्जा है। तो इसमें देखें ऊंचाई h बराबर है 2r के बराबर, r1 पृथ्वी तल पर है, ये त्रिज्या r दी है, और r2 हो जाएगी r + 2r, तो r2 हो गई 3r। अब ये हमारा पृथ्वी है, पृथ्वी की ये है r1, पृथ्वी तल से प्रतिशत किया जा रहा है, तो r1 से r2 कहाँ तक, r2 तक को प्रतिशत करने के लिए आवश्यक ऊर्जा कितनी होगी, हमारी ΔE होगी। पृथ्वी के तल से ऊंचाई तक कक्षीय ऊर्जा के अंतर के बराबर होगी, तो ये आ जाएगा हमारा ΔE Gmm/r1 - Gmm/r2। Gmm कॉमन है, 1/r1 हमारी r है और r2 है 3r। हटाने के लिए 3 का मल्टीप्लाई कर दिया, 3 यह आ जाएगा, 3 में से घट जाएंगे तो 2 Gmm। m पृथ्वी का द्रव्यमान है और स्मॉल m उपग्रह अपॉन 3r। पृथ्वी की सतह पर ऊर्जा होगी 12mv², जहाँ v² बराबर है Gm/3r। तो ऊर्जा ये आ जाएगी हमारी 12m Gm/3r, ये हो गई 2×6 Gmm/6r। अब हमें चाहिए प्रतिक्षेपित करने के लिए न्यूनतम ऊर्जा की कितनी आवश्यकता होगी, तो वो न्यूनतम ऊर्जा ये बराबर होगी ΔE + Gmm/6r के बराबर। ΔE हमारी है 2 Gmm/3r प्लस ये हो जाएगी Gmm/6r। इसको हर बराबर करने के लिए 2 का गुणा कर देते हैं, ये आ जाएगा 4 Gmm/6r प्लस Gmm/6r। हर में हमारा 6r है, 4 और 1 5 हो गया, 5 Gmm/6r। यही ऊर्जा की आवश्यकता होगी हमारे प्रतिक्षेपित करने के लिए। तो ये है 5 Gmm/6r दूसरे विकल्प में है, तो दूसरा विकल्प भी इसका सही है। निम्नलिखित ग्राफ में एक आदर्श गैस के लिए 3 दाबों P1, P2 और P3 पर T यानी टेम्परेचर और वॉल्यूम वक्र प्रदर्शित करता है, जहाँ T तापमान है और V आयतन है, जिसकी चार्ल्स नियम की बिंदु रेखा द्वारा तुलना की गई है। तो ये चार्ल्स नियम के द्वारा बिंदु रेखा की तुलना की गई है। तो चार्ल्स नियम के अनुसार केल्विन पैमाने पर नियत दाब के लिए गैस का आयतन उसकी तापमान के अनुपाती होता है। तो यहाँ से स्पष्ट है कि P1 के लिए उच्च होगा, तो सबसे अधिक क्या होगा, P1 कम P2 उससे कम P3। पहला विकल्प भी हमारा सही है।
50वां प्रश्न है F बराबर अल्फा टी स्क्वायर प्लस बी टी द्वारा परिभाषित एक बल दिए गए समय टी पर एक कण पर आरोपित क्यों होता है। यदि अल्फा बीटा क्या है नियतांक हो तो निम्न में से कौन सा घटक विमाहीन है। तो ये दिया गया है F बराबर अल्फा टी स्क्वायर प्लस बी टी, जहाँ टी जो है वो हमारा समय है। तो हम जानते हैं कि इस समीकरण में F की विमा और अल्फा टी स्क्वायर की विमा और बीटा टी की विमा बराबर होगी। F की विमा बराबर होगी अल्फा टी स्क्वायर की विमा बराबर होगी बीटा टी की विमा। F की विमा होती है mL(T-2) बराबर अल्फा, टी की विमा हो गई टी स्क्वायर। तो यहाँ से अल्फा की विमा हम निकाल सकते हैं, टी माइनस की इधर आ जाएंगी हो जाएंगी, तो ये हो जाएगा mL(T-4). इसी तरीके से बीटा की विमा हो जाएगी mL(T-2) अपॉन ये टी की विमा माइनस नीचे आ जाएगी, तो ये माइनस हो जाएगी mL(T-3). अब इसमें देखना है पहला अल्फा बीटा अपॉन टी की विमा कितनी होगी। तो अल्फा की विमा दी गई है mL(T-4), बीटा की है mL(T-3). तो यहाँ से अपॉन टी है तो टी हो गई। यहाँ से देखो तो m स्क्वायर एल स्क्वायर हो जाएगा, तो यह विमाहीन नहीं होगा, तो पहला गलत है। दूसरे में बी टी अपॉन अल्फा देखें, बी टी अपॉन अल्फा, बी टी है बी है हमारी mL(T-3) और टी की टी हो गई अपॉन अल्फा की है mL(T-4), टी की है यहाँ पर 4 या घट जाएगी माइनस +1 बचेगी +1 m से l घट जाएगा, लेकिन टी पे यहाँ पर 1 है और यहाँ से 1 हो जाएगी तो टी स्क्वायर हो जाएगी, तो ये भी गलत है। पहला गलत, दूसरा गलत। अब तीसरा ऑप्शन देखते हैं अल्फा टी अपॉन बीटा। अल्फा की है विमा mL(T-4) और टी की है 1, बीटा की है mL(T-3). यहाँ से प्लस है, यहाँ एक mL(T-3) हो गई mL(T-3), तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा, क्या हो जाएगा m0 L0 T0। तो ये जो है अल्फा टी अपॉन बीटा ये हमारा विमा विहीन होगा। ये घटक अल्फा टी अपॉन बीटा विमा विहीन है, तो तीसरा विकल्प इसका सही है। तो ये था हमारा फिजिक्स पोर्शन। इसके बाद हम केमिस्ट्री पोर्शन लेकर हाजिर होंगे। तो हमारे अगली वीडियो नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे, इसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुल हैं इसकी गुलस्ता हमारा।